हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे जिसका नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और जो है कि ये हम बेसिक सेक्स एजुकेशन के तहत पढ़ते हैं। आप सबको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें जो है ये सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है। और आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है इसको लेकर के हमारे जो है आसपास हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं बहुत ही लोग अजीब तरीके से बात करते हैं, या फिर इसको हमेशा नकारात्मक तरीके से लेते हैं, या फिर इसको गंदा समझते हैं। और कहीं न कहीं इससे बचते हैं हमेशा, जिसका बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं देखिए होता क्या है बच्चे, कि जब हम किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे ख्याल जो होते हैं ना उस सब्जेक्ट को लेकर के स्पष्ट हो जाते हैं, उसकी अच्छी बुरी सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। लेकिन हमारे घर में क्या होता है कि बचपन से हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि बेटा ऐसे तुम स्नान करो, ऐसे कपड़े पहनो, लोगों से ऐसे बात करो, ब्रश कर लो, और डेली स्कूल जाओ। स्कूलों में जाते हैं तो लोग पढ़ाते हैं कई तरह के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, मैथ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं। लेकिन हमें एक सब्जेक्ट जो है नहीं पढ़ाया जाता, जो कि यही सब्जेक्ट है सेक्स एजुकेशन, यानी कि यौन शिक्षा। और ये न पढ़ाए जाने की वजह से हमारा जो माइंड होता है वो कहीं न कहीं इसको लेकर के क्लियर ही नहीं हो पाता कि आखिर में चीज़ है क्या। और इसको हम देखते हैं फिर सोसाइटी में, तो सोसाइटी में लोग बहुत ही अश्लील तरीके से या गंदे तरीके से बात करते हैं, या हर बार जो है नकारात्मक तरीके से इस चीज़ को लेकर के चलते हैं, जिसका जो है सोसाइटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि रेप मामले हो गए, हरासमेंट हो गए, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई। इन सब सारी चीज़ों से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, बच्चे गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इस सब्जेक्ट को जो है हमें गार्जियन और जो हमें टीचर होते हैं हमारे, उन सबको पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो पढ़ाते नहीं हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए ना लॉ का टॉपिक है, यानी कि कानून है, एक सब्जेक्ट है। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो है वकील बन जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग पढ़ते ही नहीं हैं इस टॉपिक को। तो आप देखेंगे कि पुलिस वाले हों या कोई बहुत सारे जो है हमारे जो और भी आसपास लोग होते हैं, तो देखेंगे ना कानूनी तौर पे लोगों का हरासमेंट करते हैं। जैसे पुलिस वाले कहीं भी रोक के डराने लगते हैं, पैसा लेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे लोग झूठे केस मुकदमा में फंसा देते हैं। तो कई तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वहीं देखिए एक लोग पढ़ के वकील हो गए हैं, अब वकील जो होते हैं इनको कोई पुलिस वाला जा कर के कोई कहे नहीं, कहेगा नहीं, परेशान करेगा। कारण क्या है कि ये जो है सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को जानने का अपना एक महत्व होता है। और आप देखेंगे कि एक और टॉपिक है, एक और सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमें हमारे बॉडी पार्ट, हमारे जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। अब क्या होता है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं समाज में जो कि पढ़े लिखे हैं ही नहीं, जो ये जानते ही नहीं कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, या फिर वो जानते ही नहीं कि हमारे बॉडी पार्ट कैसे काम करते हैं, या फिर जो हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं, या फिर हमारे जो ये पीरियड्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रेगनेंसी क्या होती है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़े ही नहीं है, जिस वजह से जब भी ये ऐसे टर्म की बात जो है, ऐसे टर्म सुनते हैं, प्री पीरियड प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्शन जो हो गया, तो ऐसे टॉपिक पे इनको शर्म आती है, ये घबराते हैं बात करने में, इनको लाज आती है। और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में नकारात्मकता फैल जाती है। वहीं एक व्यक्ति है जो उसने पढ़ाई की है, डॉक्टरी की, डॉक्टर बन गया, जो मेल हो या फीमेल जो भी हो, तो हर दिन ये जो डॉक्टर मेल हैं या फीमेल हैं जो भी हैं, ये कहीं ना कहीं महिलाओं की डिलीवरी करते हैं। अगर किसी को अगर प्राइवेट पार्ट का इशू होता है तो वो ठीक करते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों से अवेयरनेस के लिए बात करते हैं कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है कैसे बचें, या फिर प्रेगनेंसी हो गया, इन सब सारी चीज़ों को लेकर ये बड़े अच्छे से बात करते हैं। इनके अंदर कभी आप नहीं देखे होंगे कामुकता आती है, इनके अंदर नहीं देखे होंगे ये घबरा रहे हैं या डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इस टॉपिक को एक अच्छे पर्पज से पढ़े हैं और खूब पढ़े हैं, जिस वजह से क्या है ये अच्छे से समझ गए हैं। तो इनके लिए, इन डॉक्टर के लिए टॉपिक वैसे ही है जैसे हम आँख कान नाक की बात करते हैं, वैसे अपने प्राइवेट पार्ट की बात करते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में पढ़े ही नहीं हैं, हमेशा उनके दिमाग में इस चीज़ को लेके गलत चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसलिए बच्चे
किसी भी टॉपिक को पढ़ने से हम जो है कि उसका अच्छा बुरा समझ लेते हैं, तो हमारे जहन में भ्रामकता नहीं रहती है, हमें कोई मिसयूज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आखिर में क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है और कैसे हम इससे जो है बचें। तो चलिए चलते हैं। देखिए WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा देखते हैं, और ये डेटा बताता है कि हर साल दुनिया में 376 मिलियन लोग, ये कम से कम समझ के चलिए कि लगभग 37 करोड़ हो गए। अब ये जो है इतने लोग हर साल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संक्रामक बीमारियों से प्रभावित होते हैं। और वहीं बात करें अगर हम भारत में, तो भारत में 6% लोग, ठीक है 6%, और इसमें अगर हम बात करें तो 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ लोग जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से हर साल प्रभावित हो रहे हैं। पॉपुलेशन हमारी 140 करोड़ की है और 3 करोड़ इसमें से हर साल प्रभावित हो रहे हैं, तो देखिए कितनी बड़ी संख्या है। और इसका मेन कारण यही है कि लोग इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं, ठीक है, शर्म करते हैं। जैसे अब घर में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि पेशाब में जलन हो रही है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि हम बात क्या करें। ना तो घर वालों से बात करता है, ना तो फिर डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ भी शर्म करता है, और वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ते हुए कैंसर का रूप ले लेती है। आप देखे होंगे कि बहुत तरह के कैंसर होते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे। अब वो व्यक्ति की जान चली जाती है, क्या कारण था, उसने बात ही नहीं की सही से। तो और भी बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, यानी कि नकारात्मकता दिमाग में चली रहती है जब भी हम बात करते हैं ऐसे शब्दों की। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, आज हम देखते हैं कि आखिर में क्या कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, कितनी होती हैं और कैसे इनके लक्षण होते हैं, कैसे हम इनसे बचें। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर के हमें जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में कुल 8 तरीके की बीमारियां होती हैं। और उससे पहले हम देख लें बच्चे की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती क्या है। तो देखिए, एक व्यक्ति है जो है, ये मेल हो या फीमेल हो, एक व्यक्ति बी है, एक ए है और एक बी है। ए को कोई भी बीमारी है और ये मान लीजिए कि पति पत्नी है या जो भी, अगर एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीमारी इस व्यक्ति से इस व्यक्ति में चली जाती है। तो जो बीमारी फिजिकल रिलेशन के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रही है, तो इसी को हम यौन संचारित बीमारी या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन से फैलती है। अगर ये माँ है और माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो कहीं ना कहीं उस बीमारी जो है बच्चे में भी जा सकती है, इतनी खतरनाक है। और यही रीजन है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में ये बीमारी फैल रही है। कारण क्या है कि लोग जो है कि इसको गलत तरीके से हमेशा लेके चलते हैं, बुद्धि काम करती नहीं है, कामुकता आती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब बच्चे हम बात करने वाले हैं कि ये जो बीमारी है कैसे फैलती है, कितने टाइप्स की है। तो देखिए, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं ना, वो 30 बैक्टीरिया होते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकल रिलेशन में जा रहा है तो वहाँ 30 तरह के जो बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसमें से जो 8 हैं, 8 जो हैं बहुत ही खतरनाक हैं। ठीक है, यानी कि 30 बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे प्राइवेट पार्ट में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं फिजिकल रिलेशन के दौरान, और उसमें से 8 जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है खतरनाक होते हैं, और वो 8 तरह की खतरनाक बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे 4 बीमारियां देखिए ऐसी हैं जो ठीक की जा सकती हैं, जैसे सिफिलिस हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, गिनोरिया हो गया, ट्राइकोमोनिसिस हो गया। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे कि 4 बीमारियां ऐसी हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं और ठीक भी नहीं की जा सकती हैं। जैसे कि आपका देखेंगे ह्यूमन पपुलेमा वायरस, ठीक है, इसका इलाज नहीं है, और इसमें बहुत तरह के कैंसर जैसे पेनिस कैंसर, वजाइना कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कई तरीके के कैंसर देखने को मिलते हैं। वहीं पे HIV का नाम तो आप लोग सभी ने सुना होगा। तो सभी को लगता है कि सिर्फ एड्स जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो नहीं, बहुत तरह की बीमारियां जो होती हैं इसके तहत आती हैं। तो HIV के माध्यम से एड्स हो जाता है, जिस अभी ला इलाज बीमारी है, अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढा गया है। अगला आप देखेंगे कि HSV है, ठीक है, हर्पीज जो है सिम्प्लेक्स वायरस है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब देखते हैं कि पुरुषों में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के क्या लक्षण होते हैं। ठीक, तो पहली बीमारी हम देखते हैं ट्राइकोमोनियासिस। ये बीमारी पुरुषों में अगर हो जाती है तो इसके क्या लक्षण होते हैं, हम इस पे बात करेंगे। इससे पहले देख लें कि ये सिंगल सेल जो पैरासाइट्स होता है, परजीवी होता है, जिसका नाम होता है ट्राइकोमोनास,
वेजिनेलिस, इसकी वजह से जो है ये बीमारी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और इसके लक्षण 5 से 28 दिन के अंदर पुरुषों में दिखने लगते हैं। और इसका जो है कि पहला लक्षण तो ये है कि जो पेनिस होता है, जो लिंग होता है पुरुष का, उसमें से कहीं ना कहीं अनावश्यक जो है कहीं ना कहीं फ्लूइड्स जो है स्रावित होने लगते हैं। ठीक है, खुजली होती है बहुत बार। ठीक है, पेशाब करने में जलन होती है और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, फिजिकल रिलेशन के दौरान। ठीक, अगला बीमारी है क्लैमाइडिया। ठीक है, क्लैमाइडिया भी ठीक वैसा ही होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से ये भी होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं 1 से 3 सप्ताह में कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं। और इसके लक्षणों में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है ठीक वैसा ही लक्षण होता है, जो नाभि होती है, नाभि का निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे दर्द होता है। इसमें भी पेशाब करने में दर्द होता है। इसमें से भी कहीं ना कहीं पेनिस से चीज़ें स्रावित होती हैं। और इसमें अंडकोश जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, वो स्वेलिंग करता है। ठीक है, अंडकोश यानी कि टेस्टिकल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद देखेंगे अगली बीमारी है जिसको बोलते हैं जेनेटिकल हर्ब्स। ये जो HSV जो ऊपर हमने बैक्टीरिया बताया था, ठीक है, उसकी वजह से ये फैलता है। और ये कहीं ना कहीं बॉडी पे बहुत तरह से दाद और फफोले जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं और एक काफ़ी ज़्यादा भयानक कहीं ना कहीं रूप ले लेती हैं आगे चल करके। चलिए देखते हैं जो अगली बीमारी है। ठीक है, अभी तो हमने ये देख लिया कि ये जो हमारा है जननांग दाद, इसका जो लक्षण होता है, इसका लक्षण भी वही होता है। खास तौर पे सामान्य लक्षण होता है कि पेशाब करने में जलन होगी। ठीक है, जननांग वाले एरिया में काफ़ी दर्द होता है, सूजन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मांसपेशियों में दर्द होता है और इसमें बुखार वगैरह भी बहुत बार देखने को मिलता है। ठीक, अब अगली बीमारी है HIV। HIV को बोलते हैं, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो वायरस होता है, ये जब शरीर के अंदर जाता है ना, तो जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल होती है उसी का एक टाइप्स होता है जिसको बोलते हैं T4 सेल। T4 सेल को जा करके जो HIV होता है मारने लगता है। और इनकी संख्या जो है 500-600 से घट करके 100-150 आ जाती है, जिस वजह से शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर 1000 तरह की बीमारियां आ जाती हैं। देखिए इस व्यक्ति को HIV संक्रमित है, ये एड्स हो गया है इसको, और इसका ऐसा शरीर हो गया है, यानी कि शरीर बहुत ही खराब हो जाता है और धीरे धीरे आदमी मर जाता है। कारण क्या है कि इसका अभी इलाज नहीं है एड्स का। अब इसके लक्षण क्या है, किसी को HIV संक्रमित कोई अगर हो जाता है तो सिर दर्द होने लगता है, बुखार होता है, ठंड लगती है, गले में जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, शरीर पे चकत्ते आ जाते हैं, जैसे देखिए इसके ऊपर आ गए हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ग्रंथियां होती हैं जो सूज जाती हैं। ठीक है, थकान हमेशा बनी रहती है, वजन बहुत तेज़ी से घटता है, खांसी तकलीफ होती है और रात में पसीना अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, पसीना देखने को मिलता है। अब क्या होता है, इस तरह से धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है और व्यक्ति की जान ले लेती है। चलिए अगला बीमारी पढ़ते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में हेपेटाइटिस बी और सी। HBV और HCV नाम के दो वायरस की वजह से होता है। इसमें होता क्या है ना कि हमारा लीवर जो होता है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, हमारा लीवर सूज जाता है, जिससे कि हमें जो है ये दोनों हेपेटाइटिस बी और सी बीमारियां होती हैं। और ये अगर समय से नहीं पहचानी गई तो इसमें हमें फेफड़े का कैंसर देखने को मिलता है। अब अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी होता है तो क्या लक्षण होते हैं, लंबे समय तक थकान बनी रहती है, पेट में दर्द और बेचैनी रहता है, उल्टी होता है, जी मिचलाता है, बुखार रहता है और भूख में कमी रहती है, मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता रहता है। सबसे बड़ा लक्षण ये है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है ना, तो जो पेशाब होता है काफ़ी गाढ़ा और डार्क हो जाता है। ठीक है, डार्क हो जाता है हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट का पेशाब। ठीक है, और पीलिया भी देखने को मिलता है, जिसे जॉन्डिस आप लोग बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस बी और सी का जो है लक्षण है। यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी लगा लिया है तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, डार्क यूरिन जैसे हो जाता है, हेपेटाइटिस सी है। चलिए अगली बीमारी है जननांग पे मस्सा यानी कि जेनेटिकल वार्ट्स। ये हालांकि उतनी खतरनाक नहीं होती है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ये भी आगे चल के लेकिन कैंसर इसके भी होने के चांस हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जननांग एरिया होता है ना, उस पर जो है भूरे रंग के मांस के जैसे कहीं ना कहीं मस्से आने लगते हैं।
ठीक है। और जो है कि ब्लीडिंग होने लगती है जो है कि फिजिकल रिलेशन के दौरान। आप देखेंगे कि फूल गोभी के आकार के जो मस्से होते हैं वो कभी न कहीं शरीर पे देखने को मिलते हैं। खुजली और जो है बेचैनी काफ़ी ज़्यादा होती है जो हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि ये जो है इस तरह के दिखते हैं। ठीक है। चलिए, अगला बीमारी है सिफिलिस बोलते हैं जिसे, ठीक है, और इसको उपदंश बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि बहुत जो हमारी स्किन होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। सिफिलिस में क्या होता है, इसमें भी बुखार आता है, चकत्ते शरीर पे आ जाते हैं, थकान होता है और बेचैनी महसूस होती है, और कहीं ना कहीं दर्द होता है, अंधापन, लकवा भी इसमें बहुत बार हो जाता है। तो ये देखिए सिफिलिस को लेकर के है। अगर किसी को सिफिलिस हो जाता है तो उसका शरीर ऐसा हो जाता है। आप देख रहे हो शरीर ऐसा हो गया है। ठीक है। सिफिलिस में जो है देखिए जीभ कैसी हो गई है, जीभ देखिए ऐसी हो जाती है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं ये इतने खतरनाक कहीं ना कहीं हैं। अब देखिए अगला है गोनोरिया। गोनोरिया का नाम आप लोगों ने हो सकता है सुना होगा। ये नॉर्मल है, बहुत बार लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि लोग साफ सफाई का ध्यान ही नहीं रखते हैं, गलत तरीके से जो है फिजिकल रिलेशन में जाते हैं, एक से अधिक लोगों के साथ जो है रहते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जो जेनेटिकल ट्रैक होता है, यानी कि जैसे हमारा जो पुरुषों में जो यूरेथ्रा होता है, पेशाब नली होती है, उसमें इन्फेक्शन देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है। मुंह, गले और जो है बेटा एनस जो होता है उसमें भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब इसमें 10 दिन में ही इसके तो लक्षण तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये खतरनाक काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें जो होता है ना, गाढ़ा पतला जो होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है लिंग से जो है लिक्विड आता है। और देखेंगे तो इसमें जो है और एक बीमारी होती है, लक्षण होता है इसमें जो है अंडकोश जो होता है, यानी कि जो टेस्टिकल होते हैं वो उसमें सूजन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और खुजली काफ़ी ज़्यादा होती है गुदा साइड में, यानी कि एनस साइड में। उसके बाद लैट्रिन करने में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है देखने में। पेशाब करने में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। तो ये सब कहीं ना कहीं लक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी पार्ट हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एरिया है, वजाइना वाले पोर्शन से जो है इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, और पेनिस से जो है इस तरह से चीज़ें निकलती हैं। ठीक है। तो इसमें लक्षण देखिए, आप देख लीजिए कि जो वजाइना वाला एरिया होता है वहाँ पे लिक्विड वाइट, गाढ़ा वाइट, जैसे होता है ना फीमेल का बॉडी पार्ट जो होता है वहाँ से गाढ़ा वाइट या फिर गाढ़ा पीला या हल्का ग्रीन कलर का जो है कहीं ना कहीं पदार्थ निकलता है गोनोरिया के केस में। पीरियड्स जब होता है तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। जो है फिजिकल रिलेशन के दौरान पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक और भी लक्षण होता है। ठीक है। जब यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, पेशाब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है उस दौरान। ठीक है। और नाभि का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। और पुरुषों में जो है टेस्टिकल में आपको मैंने अभी बताया कि स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, ये भी दर्द करते हैं, पेशाब में दर्द होता है। और पुरुषों के भी बॉडी पार्ट से कहीं ना कहीं ग्रीन, वाइट और जो है येलो कलर के कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होने लगते हैं और वो गाढ़ा होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं हम कई सारी बीमारियां देख लिए हैं। अभी देखिए एक है एचपीवी। एचपीवी जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, इससे देखिए वाल्वा का कैंसर हो जाता है। ठीक है। आप देखेंगे कि और भी सारे कैंसर हो जाते हैं, जैसे ओरोफायरेनियल कैंसर हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, पेनाइल कैंसर यानी पेनिस कैंसर होता है, जेनेटिकल वार्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि इससे बहुत तरह के कैंसर देखने को मिलते हैं एचपीवी अगर फैलता है तो हमने अभी तक देखा कि जो पुरुष हैं उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहे थे। अब हम बात करते हैं कि अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो हमने ऊपर पढ़ी, अगर वो महिलाओं में हो जाती है तो वो कैसे जो है कि वो उसके क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। तो आप देखिए महिलाओं के बॉडी पार्ट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा वो भी सेंसिटिव होते हैं। कारण क्या है कि माताओं में पीरियड साइकिल वगैरह जो है कि वो रहती है, तो काफ़ी जो है उन्हें ख्याल रखना पड़ता है। अगर वो इन्फेक्टेड होती है बॉडी तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, बांझपन हो सकता है, कई तरीके की जो बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए इसीलिए जो है महिलाओं को बड़ा ही सचेत रहना चाहिए, हालांकि पुरुषों को भी सचेत रहना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब महिलाओं में लक्षण क्या होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का, तो पहला होता है पेशाब में बदलाव। देखिए अगर यूरिन में चेंज हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई महिला जो है
3 बार या 3 बार या 4 बार यूरिन डिस्चार्ज करने जाती थी, तो अगर वो 6 बार 7 बार जाने लगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके बॉडी में कुछ इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का देखने को मिल सकता है। और पेशाब करते समय अगर दर्द महसूस होता है, जलन होती है उनको, तो कहीं ना कहीं उन्हें सतर्क होना चाहिए और जो है कहीं ना कहीं जांच करानी चाहिए अगर लक्षण देखने को मिलते हैं तो। पेशाब के साथ खून भी कहीं ना कहीं शरीर से आता है बहुत बार। अगला है कि असामान्य योनि स्राव, ठीक है, असामान्य योनि स्राव यानी कि एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। देखिए क्या होता है ना, नॉर्मल बॉडी पार्ट जो होता है वजाइना वाला पोर्शन, वहाँ से तो कहीं ना कहीं नॉर्मल पानी जैसा कभी कभी हार्मोन्स की वजह से लिक्विड तो आता रहता है, वो नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि अचानक से या बहुत ही गाढ़ा सफ़ेद इस तरह का अगर बहुत ही गाढ़ा अगर पदार्थ वजाइना से यानी पेशाब वाले रास्ते से अगर आ रहा है तो ऐसा माना जा सकता है कि जो ईस्ट इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि ये उसका मामला हो सकता है। आगे आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं आगे चल के ये जो लक्षण होते हैं ये ट्राइकोमोनेसिस या गोनोरिया में देखने को मिलते हैं, जैसा कि पीला गाढ़ा हरा जो है कि लिक्विड अगर बॉडी से आ रहा है तो। अगला है कि इसमें जो है कि पेन ड्यूरिंग सेक्स यानी कि अगर फिजिकल रिलेशन है तो फीमेल बॉडी को पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। जब पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है तो ये भी कहीं ना कहीं लक्षण होता है कि कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। अगला है कि जैसे उसमें क्या होता है, जो पेल्विक बोन होती है यानी कि जो श्रोणी होता है जिसे बोलते हैं कमर वाली हड्डी जो होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है और एक गोनोरिया का लक्षण हो सकता है या क्लेमाइडिया का, ठीक है। तो हमें हॉस्पिटल जो है जाना चाहिए। अगला है वजाइनल इचिंग यानी कि जो प्राइवेट पार्ट होता है फीमेल का, वहाँ पे खुजली काफ़ी ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं वो अति हो जाती है, ठीक नहीं हो पाता है। वो फंगल इन्फेक्शन का जो है कि कारण हो सकता है, मस्से आ सकते हैं, ठीक है, प्यूबिक लाइस हो सकता है। तो कई तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं कि अगर खुजली वगैरह होती है तो ये भी हो सकता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एक लक्षण हो। रैश या सोर्सेस यानी चकत्ते अगर होते हैं यानी उन योनि के आसपास यानी वजाइना के आसपास अगर चकत्ते, छोटे फुंसी, दाद वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सिफिलिस नाम की जो बीमारी हमने ऊपर पढ़ी है उसके लक्षण हो सकते हैं। अगला है असामान्य रक्तस्राव। देखिए होता क्या है कि जैसे एक तो पीरियड्स आता है तो उसके बाद फिर 28 दिन के बाद आएगा लगभग सामान्यतः, लेकिन जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जब हो जाती है तो वो बिना समय के ब्लीडिंग होने लगती है, बिना समय की ब्लीडिंग बार बार होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सचेत होना चाहिए कि हो सकता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है क्या। तो देखिए हमने क्या क्या देखा, हमने 8 तरह की बीमारियां देखी और 8 बीमारियों में पुरुषों में क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, महिलाओं में क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है तो हमें कुछ उपाय करने चाहिए जो कि ये इस तरह से हैं। अब मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति हैं, अगर वो शादीशुदा हैं चाहे जैसे भी हैं, अगर वो फिजिकल रिलेशन में जाते हैं तो उन्हें कंट्रासेप्टिव्स जैसे कंडोम्स वगैरह का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है ओपन कम्युनिकेशन यानी खुल के बात करें, ठीक है। बहुत बार होता है कि लोग बात ही नहीं करते हैं, आपस में शर्म करते हैं और वहीं कैंसर हो जाता है तो फिर वही जान चली जाती है। तो हमें बात करना चाहिए और घर में भी हमें अपने लोगों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए और बच्चों को इतना सहज बनाना चाहिए कि ताकि कभी किसी भी तरह की समस्या होती है तो अपने गार्जियन से वो खुल के बात कर सकें, ठीक है। अगला है वैक्सीनेशन। आपको मैंने बताया है कि जैसे ह्यूमन पपुलेमा वायरस जो होता है जिसे सर्वाइकल कैंसर या बहुत तरह के कैंसर होते हैं, तो यदि HPV की वैक्सीन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये उनकी सुरक्षा कर सकती है। आप देखेंगे कि और भी एक वैक्सीन है सर्वैक्स, ठीक है। सर्वैक वैक्सीन है जो कि फ्री में लगाई जा रही है 14 से 15 साल की बच्चियों को, खास तौर पे 2 डोज लेना है, उससे ऊपर वाली को 3 डोज लेना है महिलाओं को। तो ये वैक्सीन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि बच सकें, ठीक है। उसके बाद रेगुलर टेस्टिंग का मतलब ये हो गया, यहाँ पे अगर समय समय पे जो है अपनी बॉडी पार्ट का जाँच कराना चाहिए, खुद से लक्षण भी देखने चाहिए और हॉस्पिटल में जाके समय समय पे कहीं ना कहीं हमें चेकअप कराते रहना चाहिए। और अगला है कंटिन्यूअस एजुकेशन
यानी कि जैसे हम अभी आपको एजुकेशन दे रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हर गार्जियन की जिम्मेदारी है, ठीक है, हर टीचर की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को जो है अपने घर में लोगों को इन सब सारी चीज़ों से अवेयर करें और उन्हें बताएं और सिखाएं कि आखिर में ये सब चीज़ें क्या हैं। जब भी कोई समस्या हो तो कहीं ना कहीं इस पे जो है कि हम खुल के बात कर सकें, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, क्योंकि हमें जो है ये सब हमें पता है कि रिप्रोडक्शन है, हम सभी उसी की वजह से हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उसे नकारात्मक तरीके से ना लेकर के हमें एक अच्छे माइंड से जो है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जहाँ शर्माना हो वहाँ शर्माएं और जिस पे जो है बात करना है खुल के बात करें। चलिए, तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।